जंगल में बिजली कवि की साड़ियों की दुकान थी। कबूतरी की बेटी की शादी थी। उसने अपनी बेटी के लिए साड़ियाँ लेनी थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। बबली कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाती है। मानो बहन, मेरी बेटी की शादी है। मुझे बिजली कवि से साड़ियाँ लेनी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब आप ही बिजली कवि से कहें कि कुछ दिनों का उधार कर ले। बबली बहन, आप चिंता ना करें, मेरी बात बिजली कवि जरूर मानेगी। फिर मानो चिड़िया कबूतरी के साथ जाती है। बिजली बहन, अगर कबूतरी बहन पैसे नहीं देगी तो इसकी जगह मैं दूंगी। चिड़िया, मुझे भी कबूतरी पर विश्वास है, लेकिन याद रखना, 1 महीने से ज्यादा उधार नहीं चलेगा। मैं लौटा दूंगी, 1 महीने तक पैसे मैं लौटा दूंगी। फिर बबली कबूतरी बिजली कवि से साड़ी लेकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और 1 महीना पूरा हो जाता है। बादल जी, जरा दुकान पर बैठना, मैं कबूतरी से पैसे लेकर आती हूँ। अगर वो पैसे ना दे तो कोई चीज उठाकर ले आना उसके घर से। तुम चिंता नहीं करो, पैसे तो मैं लेकर ही आऊंगी। फिर बिजली कवि कबूतरी के घर जाती है। हाँ भी कबूतरी, 1 महीना गुजर गया, लाओ मेरे पैसे, मैंने अब नया माल लेना है। कवि बहन, क्या बताऊं, बेटी की शादी के बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर में जो कुछ भी था वो सब मेरे इलाज पर लग गया। इलाज पर लगा हो या ना लगा हो, मुझे उससे क्या, मैं तो अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। बबली कबूतरी कवि की बहुत विनती करती है, पर बिजली कवि कहाँ मानने वाली थी। वो तो अपनी बात पर ही डटी रहती है। चिंकी, चिंकी तोती, कहाँ जा रही हो? आओ ना, तुम्हें साड़ी दिखाऊं। बादल, तुम आज यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ये काम मर्द पक्षियों का नहीं है। चिंकी, मैं तुम्हें मुफ्त में साड़ी दे दूंगा, जरा मेरी बात तो सुनो। कवि, मैं मुफ्त में नहीं, पैसों से लेने आई हूँ साड़ी। अच्छा दिखाओ। फिर बादल कौवा चिंकी तोती को साड़ियाँ निकाल निकाल कर दिखाता है। देखो तोती, ये लाल रंग की साड़ी बहुत सुंदर है, ये तुम्हारे हरे हरे पंखों पर बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा कहते हुए कौवा आहिस्ता आहिस्ता तोती के करीब होता है। नहीं नहीं कवि, मैं तो हरे रंग की ही साड़ी लूंगी। तोती, सच बताऊं तो जो रंग भी तुम पहन लो वो तुम पर बहुत जचेगा। बादल कौवा थोड़ा आगे बढ़ता है और वो तोती के पंख को छूता है। बेशरम, गंदे बुढ़े कौवे, हटो हटो, मुझसे दूर हो जाओ। मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। पति जी, कहाँ हैं आप? चिंकी तोती भागी भागी चीकू तोते के पास जाती है और वो जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। पति जी, उसने मेरे पंख को छूने की कोशिश की और मेरे साथ उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। मैं देखता हूँ, तुम चुप करो चिंकी, उस बुढ़े को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तोता गुस्से में एक बड़ा डंडा लेता है और कौवे की ओर जाता है। उधर बिजली कवि एक साड़ी के लिए कबूतरी से लड़ रही थी। रहम करो, मुझ पर रहम करो बिजली, इतना जुल्म ना करो। अगर मुझे साड़ी दे ही दी है तो कुछ दिन और निकाल लो, मैं खुद आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगी। एक बार कहा ना कि मैं पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। रोती हुई बबली कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वो कभी नहीं मान रही, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ताकि पैसे मैं उसे देकर अपनी जान छुड़वा लूं। वो तो मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है। कबूतरी बहन, आप ये पैसे ले जाएं और ये पैसे उसके मुंह पर मारो, उसे किसी का भी एहसास नहीं है। फिर बबली कबूतरी पैसे लेकर चली जाती है और वो बिजली कवि को दे देती है। कवि क्या जानती थी कि पीछे क्या होने वाला है। जिसे वो दुकान पर बिठा कर गई थी, उसकी वजह से तो उसकी सारी साड़ियाँ खराब होने वाली थी। तभी चीकू तोता भी आ जाता है। बेशरम बुढ़े कौवे, जरा बाहर आ, मैं देखता हूँ तुझे। चाचा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है।
तोता डंडे से कव्वे की खूब पिटाई करता है और कैंची से साड़ियाँ भी काट देता है। तभी सभी पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाते हैं। तभी बिजली कव्वे भी आ जाती है। अपनी दुकान की सारी साड़ियाँ खराब देखकर बिजली कव्वे तो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी साड़ियाँ। जब ये दूसरों की इज्जत पर नजर रखेगा बुढ़ा कौवा, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। बादल कौवा बिजली की ओर देखता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो बिजली से भी पिटेगा। चिड़िया, इससे तो अच्छा था कि मैं कबूतरी से पैसे ही ना लेने जाती। इस कौवे की वजह से मेरी सारी दुकान ही बर्बाद हो गई। तेज बारिश में बादल कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं। क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी भी मेरा विश्वास नहीं करता। क्या करूं मैं? आज तो भूख भी बहुत लगी है और ऐसी बारिश में अब मैं दाना कहाँ से ढूंढने जाऊंगा। तभी उसे दूर से बंटी कबूतर दाना लेकर आता हुआ दिखाई देता है। ये कबूतर तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये तो कभी मेरी बातों में नहीं आएगा। तभी कौवे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही कबूतर कौवे के पास पहुंचता है, तो बादल कौवा नीचे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हिलने लगता है। कौवे को ऐसा करता हुआ देखकर कबूतर जल्दी से वहाँ आता है। बादल कौवे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कौवा कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही करने लगता है। बंटी कबूतर थोड़ा सा पानी कौवे के मुंह में डालता है, लेकिन कौवा फिर भी वैसा करना ही जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। कौवा जब ये सुनता है, वो तो खुशी से भूल जाता है। फिर कबूतर दाना कौवे को खिला देता है। तभी कौवा भी उठ जाता है। बादल कौवे, मैं तो घबरा ही गया था। तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या बताऊं कबूतर के मुझे क्या मसला है। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और सुस्त हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियाँ हैं। 3-4 रोज से तो मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे ही चक्कर आने लगते हैं और मन घबराने लगता है। तुम ही बताओ कबूतर कि ऐसी हालत में मैं कैसे काम करूं। मेरी जिंदगी का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है। बादल, ऐसा तो ना कहो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हम सबको ये तो नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सभी पक्षियों से कह दूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखें। कौवे के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मैं भी कौवा हूँ, जितना ऊपर से काला हूँ उतना ही अंदर से काला हूँ। ये तो मेरी शान के खिलाफ है कि मैं कोई काम करूँ। अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही एक्टिंग कर कर खाऊंगा। फिर कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चीकू तोता भी वहीं बैठा हुआ था। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि बादल कौवा कितना आलसी है, इसलिए मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन असल बात का तो मुझे अब पता चला है। क्या हुआ बंटी भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चिड़िया बहन, वो कौवा तो बहुत बीमार है। उसको तो ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो बीमारी मेरी समझ में भी नहीं आई और ना ही उस बीमारी का कोई इलाज है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि इस मुश्किल समय में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। उसने आज तक हमारे जंगल में कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन जो भी हो वो है तो हमारे जंगल का पक्षी। हमारे जंगल की रौनक उसी की वजह से ही है। बताओ कबूतर, हमें क्या करना होगा? मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर बारी बारी उसे दाना दे आया करेंगे। हाँ बंटी भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह वो तीनों पक्षी बादल कौवे के पास जाते हैं। बादल भैया, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। जैसा भी हो, मैंने हर मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। आपको मुझे बताना चाहिए था अपनी बीमारी का। मानो बहन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस मैं अकेला ही लड़ना चाहता था। ऐसा कहते हुए कौवा फिर से वही एक्टिंग करना शुरू कर देता है।
ये देखकर चिड़िया डर जाती है और वो कबूतर के बताए हुए मुताबिक एक दाना कौवे के मुंह में डाल देती है। कुछ ही देर में कौवा उठकर बैठ जाता है। कौवे भैया, आपने घबराना नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मानो बहन, मुझे लगता है अब मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। ये बीमारी मुझे मारकर ही मेरा पीछा छोड़ेगी। अभी तो आज मुझे अपने घोंसले की मुरम्मत का काम भी करना था। जैसे ही मेरी सेहत ठीक होती है, मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा। कौवे भैया, मैं कर दूंगी आपके घोंसले का काम। इसी हालत में मैं आपको घर का काम नहीं करने दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद ही कर लेता। बेचारी चिड़िया सारा दिन जंगल से सूखे तिनके लाकर कौवे की छत की मुरम्मत करती है। अगले दिन बादल कौवे का मामा साथ वाले जंगल से आता है। वो देखता है कि सभी पक्षी कौवे की बहुत सेवा कर रहे हैं। पक्षियों के जाते ही उसका मामा बादल कौवे के पास जाता है। भांजे, क्या तुम जंगल के राजा तो नहीं बन गए जो सभी पक्षी तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं? मामा जी, ऐसा ही समझ ले। अगर आप कहें तो आपको भी ये राज बता दूं। तभी कबूतर वहीं से गुजर रहा था। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। मामा जी, सभी पक्षी मुझे देखकर दूर भागते थे, कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना लूं। लेकिन इस बार मैंने भी ऐसा खेल खेला है कि आपने अपनी आँखों से देख ही लिया है। फिर बादल कौवा सारी बात अपने मामा जी को बता देता है। अरे वाह, सच में बादल, तुम्हारे जैसा दिमाग किसी का नहीं है। कबूतर जो सुबह सुबह फल लेकर कौवे के पास आया था, वो ये सारी बातें सुन लेता है और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि वो कैसे उल्लू बन गया। लेकिन कौवे, अब तुम इस बात की चिंता ना करो, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। फिर वो सभी पक्षियों को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। लेकिन बंटी भैया, अब हम क्या करेंगे? चिड़िया बहन, हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। हम भी वैसी ही एक्टिंग करेंगे जैसी वो करता है। कबूतर, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जब भी कौवा एक्टिंग करने लगे, जो पक्षी भी वहाँ हो वो भी वैसी एक्टिंग करने लग जाए। इससे क्या होगा? इससे वो खुद ही एक्टिंग करना छोड़ देगा। अब इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस दिन के बाद सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं। दोपहर को मिठू तोता कौवे के घोंसले में जाता है। तोते को देखकर कौवा वैसे ही करने लगता है। तुरंत तोता भी लेटकर अपनी आंखें बंद कर जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर बादल कौवा बहुत परेशान हो जाता है। शाम को जब रानू चिड़िया आती है तो कौवा उसे देखकर भी वैसी एक्टिंग शुरू कर देता है। तो मानो चिड़िया भी कौवे की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। कौवा तो और भी परेशान हो जाता है। मैं तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था, ये सभी पक्षियों को क्या हो गया है? अब मेरे दाने का क्या होगा? अगली सुबह कबूतर घबराया हुआ कौवे के पास जाता है। बादल यार, पूरे जंगल में तुम्हारी बीमारी फैल गई है। मैं अभी पास के जंगल में बुलबुल डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। पता है उसने क्या कहा है? क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि ये बीमारी जिसको सबसे पहले लगी है उसके दिल को निकालना होगा, फिर ही मैं उसके दिल की वजह से इस बीमारी को जान पाऊंगी। बादल यार, अब सभी पक्षियों की जिंदगी का सवाल है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्तों के लिए ये कुर्बानी जरूर दोगे। ये सुनकर बादल कौवे के तो रंग ही उड़ जाते हैं। लेकिन मुझे तो कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं, तो क्यों मैं अपना दिल दूं? तभी बाकी सब पक्षी भी आ जाते हैं। मैं तो बस ड्रामा कर रहा था आप सबसे दाना लेने के लिए। कौवे, हम सब भी ड्रामा ही कर रहे थे तुमसे सच बुलवाने के लिए। क्या तुम खुद को ज्यादा होशियार समझ रहे थे? लेकिन तुमसे ज्यादा बुद्धू कोई भी नहीं है इस जंगल में। काश मैं बहुत अमीर पक्षी होता, मेरा भी बड़ा घर होता, ढेर सारा पैसा होता और ऐसी बारिश से बचने के लिए कोई छत होती। तिनकों के टूटे हुए घोंसले में चीकू तोता बैठा ऐसा सोच रहा था। जंगल में बारिश ने शोर मचा रखा था। चांदनी चिड़िया को दूर से आता हुआ चीकू तोता देख लेता है। टूट गया चीकू भैया, मेरा घोंसला भी टूट गया। जो दाना बचा कर रखा था वो भी पानी में बह गया।
सब बर्बाद हो गया है। हाँ चांदनी बहन, मैं तो पहले से ही बहुत चिंतित हूँ क्योंकि कल से बारिशें हो रही हैं। आखिर ये हमारे तिनकों के घोंसले कब तक टिक सकते हैं? इन्हें तो टूटना ही है। चीकू भैया, मैंने सुना है कि बिजली और बादल दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो हम भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। चिड़िया, वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, चलो जाकर देख लेते हैं। बादल, घोंसला उठाओ और मेरा मकई का भुट्टा ढूंढो। बिजली कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और बादल कौवा नीचे पानी में गिरे हुए घोंसले को इधर उधर करके गोरी कौवी का एक मकई का भुट्टा ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है। शायद वो भुट्टा पानी में बह गया होगा। खुद तो पेट भर कर खा लिया, अब मैं क्या भूखी रहूंगी। बिजली, हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले दूसरे जंगल में जाना होगा। तभी चांदनी चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बिजली, बादल भैया कहाँ है? वो बैठा है नीचे, मेरा मकई का भुट्टा ढूंढ रहा है। तभी बादल कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे भैया, मैंने सुना है कि आप दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो। हाँ, मैं पिछले महीने गया था वहाँ। वहाँ एक गुफा है, हम वहीं जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ हम बारिशों से बच जाएंगे। हाँ बादल भैया, अगर हम सब एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। बादल, अब जल्दी से चलो, मेरा तो शरीर कांप रहा है ठंड से। फिर कौवा आगे आगे उड़ता है और सभी पक्षी बादल कौवे के पीछे पीछे जाते हैं। वहाँ एक पहाड़ों के पास पुरानी गुफा थी। उस गुफा के दरवाजे